नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। प्राचीन भारत के इतिहास संबंधित श्रृंखला के अंतर्गत आज की क्लास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के राजनीतिक दशा पर आधारित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को विस्तृत व्याख्या के साथ कंप्लीट किया जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के किसके थे? तो याद रखिएगा, भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के चांदी के थे, इसलिए प्रश्न संख्या 1 का विकल्प डी आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, यदि हम भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के की बात करें तो इन सिक्कों को आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहा जाता था। और ये जो आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के थे, ये चांदी के बने हुए थे। याद रखिएगा, इनके ऊपर ठप्पा देकर निशान लगाया जाता था, इसीलिए इसको आहत सिक्के कहते थे या पंचमार्क सिक्का कहा जाता था। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 2 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहां पर नहीं को ध्यान में रखेंगे। यहां पर पहला लिखा है अंग। आप सभी को पता है कि अंग की राजधानी कहां थी? चंपा, ये बिल्कुल सही है। अगला लिखा है बी विकल्प में कौशल की राजधानी अहिच्छत्र, ये यहां पर सही सुमेलित नहीं है, इसलिए प्रश्न संख्या 2 का विकल्प बी आपका आंसर हो जाएगा। आप सभी को पता है कि उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी। क्लियर? और अगर हम बात करें कौशल की राजधानी, तो कौशल महाजनपद की राजधानी साकेत तथा श्रावस्ती थी। क्लियर? तो इसलिए यहां प्रश्न संख्या 2 का विकल्प बी आपका आंसर हो जाएगा, ये सही सुमेलित नहीं है। आप सभी को पता है कि वत्स की राजधानी कौशांबी थी, ये बिल्कुल सही है। और मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर थी, ये भी यहां पर बिल्कुल सही है। यहां प्रश्न संख्या 2 का विकल्प बी सही हो जाएगा। कौशल की राजधानी कहां हमने बताई? साकेत तथा श्रावस्ती। और उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी। तो यहां पर आप दक्षिणी पांचाल की राजधानी भी जान लीजिए कि दक्षिणी पांचाल की राजधानी कांपिल्य थी। क्लियर? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 सूची सुमेलित करने वाला प्रश्न है। एक तरफ राजा का नाम है और दूसरी तरफ उनसे संबंधित राज्य के नाम दिए गए हैं। ए विकल्प में आप देख रहे हैं प्रद्योत लिखा हुआ है, ये राजा चंड प्रद्योत की बात हो रही है। याद रखिएगा, इनका संबंध अवंती से था, इसलिए आप ए को तीसरे के साथ सुमेलित कर देंगे। यदि हम राजा उदयन की बात करें तो इनका संबंध वत्स से था, यानी बी को आप दूसरे के साथ कोरिलेट करेंगे। यदि राजा प्रसेनजीत की बात की जाए तो राजा प्रसेनजीत का संबंध कौशल राज्य से था, इसलिए आप सी को चौथे के साथ कोरिलेट करेंगे। और अजात शत्रु का संबंध मगध से था, इसलिए डी को आप पहले के साथ कोरिलेट करेंगे। और जो आपका सही कूट बनेगा वो बनेगा 3 2 4 1 का। इस प्रकार प्रश्न संख्या 3 का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा विकल्प सी, 3 2 4 1। देखिए, यहां पर अजात शत्रु की चर्चा हुई है। एक प्रश्न अजात शत्रु से पूछा गया कि जैन परंपरा में कुड़िक के रूप में कौन विख्यात था। क्लियर? यानी जैन परंपरा में कुड़िक के रूप में कौन प्रचलित था? तो आपका जवाब क्या होगा कि कुड़िक के रूप में अजात शत्रु प्रचलित था। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में पूछा जा रहा है कि चंड प्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? तो अभी आपने ऊपर सुमेलित किया है कि चंड प्रद्योत अवंती के राज्य थे, यानी यहां पर प्रश्न संख्या 4 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। चंड प्रद्योत अवंती के शासक थे। क्लियर? यहां पर एक बात और आप याद रखेंगे कि बुद्ध काल में अवंती की राजधानी उज्जैन थी। और याद रखिएगा, बिंबिसार के समय में मगध के साथ चंड प्रद्योत का जो संबंध था वो कैसा था? मैत्रीपूर्ण था। इस बात का अगर आपको उदाहरण देखना है तो आप ये देख सकते हैं कि एक बार चंड प्रद्योत पांडु रोग से ग्रसित हो गए थे और बिंबिसार को इस बात की सूचना मिली, तो बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को चंड प्रद्योत के उपचार के लिए भेजा था। यह प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा भी जा चुका है कि बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किसके दरबार में भेजा था। तब आपका सही जवाब होगा चंड प्रद्योत के दरबार में। और चंड प्रद्योत कहां का शासक था? तो अवंती का शासक था। अगला देखिए, अब यहां पर एक बात और कोरिलेट कर ली जाए। बात हुई है राजवैद्य जीवक की, तो याद रखिएगा, राजवैद्य जीवक की मां का नाम था सालवती और ये गणिका थी। तो इससे रिलेटेड एक और प्रश्न आपसे पूछा गया कि सालवती का गणिकाभिषेक कहां पर हुआ? तो याद रखिएगा, सालवती का जो गणिकाभिषेक हुआ वो राजगृह में हुआ। क्लियर? तो इस बात को भी आप यहां पर याद रखेंगे। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 5 पूछा जा रहा है कि अभिलेखी साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो याद रखिएगा, कहां पर नंद राजा के आदेश से नहर खोदी गई थी? तो आपका जवाब होगा विकल्प सी, कलिंग में नहर खोदी गई थी। क्लियर? तो इस प्रकार यहां प्रश्न संख्या 5 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। जरा इसके एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट को देख लीजिए। सबसे पहली बात यह आती है कि किस अभिलेख से यह साक्ष्य मिल रहा है। तो याद रखिएगा, खारवेल के हाथी गुंफा अभिलेख से नंद राजा महापद्म नंद की कलिंग विजय सूचित होती है। पहली बात तो आपको यह याद रखना है।
और इसी हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार नंद राजा जिनसेन की प्रतिमा उठा ले गए और उसने कलिंग में एक नहर का निर्माण करवाया था। क्लियर है? तो इतनी बातों को आप यहां पर खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से संबंधित याद रखेंगे और यह भी याद रखेंगे कि इसी से यह साक्ष्य मिलता है कि नंद राजा के आदेश पर कलिंग में एक नहर खुदवाई गई थी। अगला देखिए प्रश्न संख्या 6। पूछा जा रहा है कि उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था। तो याद रखिएगा उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था, तो अवंतिका नाम था। आइए विकल्प में देखते हैं कहां पर अवंतिका दिया गया है। तो याद रखिएगा यहां पर विकल्प सी को देखिए, ये यहां पर विकल्प सी सही हो जाएगा। अगर हम बात कर लें उज्जैन की, तो उज्जैन मध्य प्रदेश के मालवा संभाग में है और इसे भारत के प्राचीनतम ऐतिहासिक नगरों में गिना जाता है। और ये जो 16 महाजनपद थे उनमें से एक अवंती की 2 राजधानियों में से एक था। याद रखिएगा उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की राजधानी कहां थी, महिष्मती। याद रखिएगा अवंती को अवंतिका के नाम से भी जाना जाता है। और यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि उत्तरी अवंती की राजधानी कहां है, तो आपका जवाब होगा उज्जैन। और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती। महिष्मती से संबंधित प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। देखिए यहां प्रश्न संख्या 7 में एक मैप दिया गया है जिसमें एबीसीडी से एक स्थल को दर्शाया गया है और ये स्थल किससे संबंधित है, ये महाजनपद से संबंधित 4 स्थल एबीसीडी के माध्यम से दर्शाए गए हैं। आपको यह फाइंड आउट करना है कि यहां पर एबीसीडी के स्थान पर कौन से महाजनपद आएंगे। देखिए यहां पर कुछ महाजनपदों के नाम दिए गए हैं। देखिए अगर हम इसमें से ए स्थान पर देखें तो यहां पर मत्स्य महाजनपद आ जाएगा। अब मत्स्य महाजनपद क्यों आएगा यहां पर, क्योंकि आपको पता है कि जो मत्स्य महाजनपद है ये राजस्थान प्रांत में है और इसकी राजधानी कहां पर थी, तो याद रखिएगा इसकी राजधानी विराटनगर थी। क्लियर है? तो ए स्थान पर आप रख देंगे मत्स्य महाजनपद को। यदि हम बी स्थान की बात कर लें तो बी स्थान पर क्या आ जाएगा, बी स्थान पर अवंती आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है कि जो अवंती है ये मालवा के क्षेत्र में है। ठीक है? और अभी आपने ऊपर एक प्रश्न के एक्सप्लेनेशन में देखा था कि अवंती को आपने उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती के रूप में देखा था। जो उत्तरी अवंती थी उसकी राजधानी उज्जैनी और जो दक्षिणी अवंती थी उसकी राजधानी माहिष्मती थी। अगला देखिए सी स्थान पर कौन सा रहेगा, तो यहां पर वत्स महाजनपद आ जाएगा। जो वत्स महाजनपद है आप सभी को पता है कि इसकी राजधानी कहां पर है, कौशांबी। और ये जो इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट है उसी के बगल का जिला है। क्लियर? इसके बाद आप डी स्थान पर रखेंगे अंग महाजनपद को। आप सभी को पता है कि जो अंग महाजनपद है वो वर्तमान समय में बिहार के भागलपुर क्षेत्र में है और इसकी राजधानी कहां पर है थी, तो चंपा थी। अंग की राजधानी कहां थी, चंपा थी। इस प्रकार प्रश्न संख्या 7 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? आइए इसके एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट को देख लेते हैं। याद रखिएगा सबसे पहले बात हो रही है मत्स्य महाजनपद की। तो जो मत्स्य महाजनपद है अभी हमने आपको बताया था कि ये राजस्थान प्रांत में है और किस क्षेत्र में बसा हुआ है, तो ये जयपुर के क्षेत्र में बसा है। मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहां पर है, तो ये विराटनगर है। यदि हम बात कर लें अवंती की, अवंती महाजनपद की, तो याद रखिएगा जो अवंती महाजनपद है ये पश्चिमी और मध्य मालवा के क्षेत्र में बसा हुआ था। अभी हमने बताया कि जो उत्तरी अवंती थी इसकी राजधानी उज्जैनी और जो दक्षिणी अवंती थी इसकी राजधानी माहिष्मती थी। यदि बात कर लें वत्स महाजनपद की, तो वत्स महाजनपद की राजधानी कौशांबी जो कि इलाहाबाद और बांदा जिले इसके प्राचीन काल में इस क्षेत्र में थे। और मैंने अभी आपको बताया कि कौशांबी इलाहाबाद के बगल का डिस्ट्रिक्ट है जो कि इलाहाबाद कमिश्नरी के अंतर्गत आता है। यदि हम बात कर लें अंग महाजनपद की, तो ये उत्तरी बिहार के वर्तमान में भागलपुर और मुंगेर जिले के अंतर्गत आता है। और अगर हम बात कर लें अंग महाजनपद की राजधानी की, तो इसकी राजधानी चंपा थी। ठीक है? तो इतनी बातों को आप यहां पर याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में पूछा जा रहा है कि प्राचीन नगर वो कौन सा था जो महाभारत और महाभाष्य दोनों जगह पर उल्लेखित है। तो देखिए यह प्रश्न थोड़ा विवादित हो जाएगा। अब यह विवादित क्यों होगा, क्योंकि विकल्प ए में आप देख रहे हैं माध्यमिका नगरी दिया गया है। ये जो माध्यमिका है ये वर्तमान में राजस्थान में जो चित्तौड़ का इलाका है वहां की ये प्राचीन नगर है और इसका उल्लेख महाभारत और महाभाष्य दोनों जगह पर है। विकल्प सी में आप देख रहे हैं विराटनगर, यानी वैराट की बात है। यह भी राजस्थान राज्य में ही है और यह जयपुर के इलाके में स्थित है। याद रखिएगा महाभारत काल के समय में पांडवों ने अपना अज्ञातवास इसी जगह पर बिताया था और महाभारत और महाभाष्य में भी दोनों जगह पर विराटनगर का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार यहां पर ए और सी दोनों विकल्प यहां पर सही होंगे। क्लियर है? तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 8 का ए और सी दोनों आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला देखिए इसकी चर्चा हो गई है कि जो माध्यमिका है ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में और विराटनगर जो है ये राजस्थान के जयपुर में है और ये दोनों नगर जो है ये महाभारत और महाभाष्य दोनों जगह पर उल्लेख इनका मिलता है।
प्रश्न संख्या 9 में पूछा जा रहा है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। तो याद रखिएगा यहां पर प्रश्न संख्या 9 का विकल्प ए सही हो जाएगा। जो उदयन थे ये पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। प्रश्न संख्या 9 का विकल्प ए आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अगर हम पाटलिपुत्र की स्थापना की बात करें तो ये अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर इसकी स्थापना की थी। क्लियर है? तो यानी कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? उदयन ने की, जो कि किसका उत्तराधिकार था? अजातशत्रु का उत्तराधिकारी था। याद रखिएगा इसने मगध साम्राज्य की जो राजधानी है उसको भी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। और ये जो नगर पाटलिपुत्र है ये शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश की भी राजधानी रही है। क्लियर है? तो इस प्रकार यहां पर ये क्लियर हुआ। देखिए बात उदयन की हो रही है तो जरा यहां पर उदयन से संबंधित एक बात और याद रखिएगा। कई बार यह प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा गया और उदयन की जगह पर उदय भद्र का नाम लिखा गया। तो आप याद रखेंगे उदयन लिखा रहे या उदय भद्र लिखा रहे, बोथ आर सेम। क्लियर है? अब यहां एक बात और याद रख लीजिए, पाटलिपुत्र की जब आप बात करेंगे तो ये जो पाटलिपुत्र है यही वर्तमान में पटना है। क्लियर है? जो बिहार में पटना है। अगर हम पाटलिपुत्र के प्राचीन नाम की बात करें जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है तो याद रखिएगा इस पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम पाटली ग्राम भी था। कुसुमपुर याद रखेंगे, कुसुमपुर पाटलिपुत्र का ही प्राचीन नाम, और अजीमाबाद ये भी पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम था। तो इस फैक्ट को भी आप इसके साथ कोरिलेट करके याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 10 देख लीजिए। प्रश्न संख्या 10 में पूछा जा रहा है कि मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में कौन सा कथन सत्य है। क्लियर है? तो अभी देखिए ऊपर चर्चा हुई है पाटलिपुत्र की स्थापना की, तो उसमें यह जिक्र था कि इसकी स्थापना उदयन ने गंगा और सोन नदी के बीच संगम पर एक किला बनाकर की थी। तो यहां पर आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? बी विकल्प सही हो जाएगा कि पाटलिपुत्र के उत्तर में गंगा नदी और पश्चिम में सोन नदी से यह घिरा हुआ है। यानी प्रश्न संख्या 10 का बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। और आधुनिक नाम पाटलिपुत्र का क्या है? पटना है। और इसे अन्य किस नाम से? पाटलीग्राम, कुसुमपुर और अजीमाबाद। यानी यहां पर प्रश्न संख्या 10 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 11 पूछा जा रहा है कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया। तो याद रखेंगे पाटलिपुत्र को पूछा जाएगा कि सर्वप्रथम अपनी राजधानी किसने बनाया। तो अभी आपने उदयन के बारे में पढ़ा था और यहां पर चूंकि उदयन से संबंधित विकल्प नहीं दिया गया है तो आपने यह भी देखा था कि ये शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश तक की राजधानी थी। इसलिए यहां पर प्रश्न संख्या 11 का विकल्प ए सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है? प्रश्न संख्या 11 का ए विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। अभी आपने जाना कि जो पाटलिपुत्र है ये गंगा और सोन नदी के संगम पर है और इसकी स्थापना हर्यक वंशी शासक उदयन ने की थी और इसी ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। उदयन में विकल्प में नहीं है, इसलिए यहां पर चंद्रगुप्त मौर्य इसका सही जवाब होगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था। तो यहां पर अब आप इसको बिल्कुल इजिली कर सकते हैं, डी विकल्प आपका सही हो जाएगा, उदयन ने। अगला देख लीजिए प्रश्न संख्या 13 पूछा जा रहा है कि किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र राजधानी के रूप में चयन किया गया था। तो यहां पर भी आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प सी, उदयन ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई थी राजगृह की जगह पर। अगला है प्रश्न संख्या 14। ये आपके लोअर पीसीएस का प्रश्न है, प्रीलिम्स में पूछा गया था। पूछा गया कि उदयन वासव दत्ता की जो दंत कथा है वो संबंधित है। कहां से संबंधित है? तो याद रखिएगा ये उज्जैन से संबंधित है। प्रश्न संख्या 14 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। आइए जरा इसके डिटेल एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। अगर हम बात करें उदयन वासव दत्ता की दंत कथा का तो ये उज्जैन से संबंधित है। इस कथा को महाकवि भास ने अपने नाटक स्वप्न वासव दत्तम में वर्णित किया है। यानी जो उदयन और वासव दत्ता की जो दंत कथा है जो कि उज्जैन से संबंधित है, इसको किस नाटक में वर्णित किया गया है? तो आपका जवाब होगा स्वप्न वासव दत्तम में। और ये किसका नाटक है? तो महाकवि भास का। अब जरा इसके दूसरे पक्ष को देखिए। अगर हम इस नाटक की बात करें तो इस नाटक में वत्स नरेश उदयन और अवंती नरेश प्रद्योत की पुत्री जिसका नाम क्या था? वासव दत्ता, इनकी प्रेम कथा का वर्णन है। क्लियर है? यानी जो उदयन वासव दत्ता की जो दंत कथा है ये दो लोगों की प्रेम कहानी है। किसकी किसकी? वत्स नरेश उदयन की और अवंती के नरेश चंड प्रद्योत की पुत्री वासव दत्ता की। क्लियर है? याद रखिएगा यह कथा उस समय की है जब उदयन उज्जैनी के कारागार में कैद था। क्लियर? तो इतनी बात को आप यहां पर इस प्रश्न से संबंधित याद रखेंगे। इसीलिए कहा गया कि उदयन वासव दत्ता की जो दंत कथा है वो कहां से संबंधित है? उज्जैन से। इसीलिए इसका संबंध उज्जैन से हुआ क्योंकि उस समय उदयन जो था वो उज्जैनी के कारागार में कैद था। अगला देखिए प्रश्न संख्या 15 का कह रहा है कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था।
तो याद रखिएगा, अगर हम बात करें प्रथम मगध साम्राज्य के उत्कर्ष की, तो ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात हो रही है, यानी प्रश्न संख्या 15 का यहां पर आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। क्लियर है? याद रखिएगा, अगर हम प्रथम मगध साम्राज्य के उत्कर्ष की बात करें तो ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ, और इस साम्राज्य की महत्ता का जो वास्तविक संस्थापक है वो कौन है? राजा बिंबिसार। क्लियर है? और ये किस वंश का था? तो ये हर्यक वंश का था, और इसका कार्यकाल लगभग 544 से 492 ईसा पूर्व के बीच रहा। क्लियर? तो ये बात बिल्कुल क्लियर कट आप याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 16, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो याद रखिएगा, आपका सही जवाब क्या होगा? मगध। ठीक है, यहां प्रश्न संख्या 16 का डी विकल्प सही हो जाएगा कि यदि हम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य की बात करेंगे तो आपका एक जवाब होगा मगध, यानी प्रश्न संख्या 16 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर देखिए, मगध को लेकर काफी चर्चाएं हुई और कई राजाओं के नाम भी आपने देखे, तो जरा हम मगध से संबंधित कुछ वंश और उनके राजाओं के बारे में उल्लेख करना यहां पर अनिवार्य हो जाता है। देखिए, जो मगध था इसमें जो पहला वंश था वो था हर्यक वंश। याद रखिएगा, हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। ये जो बिंबिसार था, इसके बाद अजातशत्रु, उसके बाद उदयनाया, ये तीनों हर्यक वंश से संबंधित शासक थे। और अगर हम बात करें हर्यक वंश के अंतिम शासक की, तो याद रखिएगा हर्यक वंश का अंतिम शासक नाग दशक था। याद रखिएगा, इसी नाग दशक की को पद से हटाकर शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। क्लियर? यानी हर्यक वंश और उसके बाद शिशुनाग वंश आया। शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? नंदीवर्धन। ये जो नंदीवर्धन था ये पद से हटाया गया, और उसके बाद कौन शासक बना? नंद वंश की स्थापना हुई और शासक बना महापद्म नंद। क्लियर है? तो आपने देखा सबसे पहले हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश और फिर नंद वंश। नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद ने की थी। और याद रखिएगा, नंद वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था धननंद, और नंद वंश के अंतिम शासक धननंद की हत्या करके ही चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। इतनी बातें आप मगध से संबंधित याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 में पूछा जा रहा है कि प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था? तो देखिए, ये प्रश्न जो है ये विवादित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, जो बुद्ध काल में जो गणराज्यों के अस्तित्व के प्रमाण मिले हैं उसमें यौदेह नहीं था, लेकिन अगर हम अन्य प्रमाण की बात करें तो उसमें यौदेह गणतंत्र का उल्लेख मिलता है। इसलिए प्रश्न संख्या 17 यहां पर विवादित होगा। आइए इसके एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट को और क्लियर करते हैं। यदि हम बात करें बुद्ध काल में गंगा घाटी में कई गणराज्यों के अस्तित्व के प्रमाण की, तो उसमें किसका प्रमाण मिलता है? सबसे पहले है कपिल वस्तु के शाक्य का, दूसरा है सुमार गिरी के भग्ग का, अलकल्प के बुली का, केशपुत्र के कालाम का, रामगाम के कोली का, कुशीनारा के मल्ल का, पावा के मल्ल का, पिप्पीलीवन के मोरी का, वैशाली के लिच्छवी का और मिथिला के विदेह का उल्लेख मिलता है। अब बात करते हैं यौदेह गणतंत्र की। तो याद रखिएगा, जो यौदेह गणतंत्र था इसका पहला उल्लेख पाणिनि ने किया है, और इसके बाद में समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति है इसमें भी यौदेह गणतंत्र पर समुद्रगुप्त की विजय की सूचना मिलती है। इस प्रकार ये जो यौदेह गणतंत्र है ये 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व से गुप्त काल तक विद्यमान था। क्लियर है? यहां पर एक बात और आप याद रखेंगे, यौदेह से संबंधित एक प्रश्न और आपसे पूछा गया कि कहां के सिक्कों में कार्तिकेय देवता का अंकन है? तो याद रखिएगा, यौदेह के सिक्कों में कार्तिकेय देवता का अंकन है। यह प्रश्न भी आपसे पूछा जा चुका है। एक प्रश्न और पूछा गया कि जो गंगा बुद्ध काल में जो गंगा घाटी में महाजनपदों की संख्या थी वो कितनी थी? तो वो थी 10। यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 में पूछा जा रहा है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो ये इसका सही जवाब क्या होगा कि विश्व का जो पहला गणतंत्र वैशाली में लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया। यहां पर प्रश्न संख्या 18 का विकल्प डी आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। याद रखिएगा, वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा और शक्तिशाली गणराज्य था। और अगर हम बात करें कि लिच्छवी कहां के प्रमुख थे, तो याद रखिएगा लिच्छवी बज्जी संघ में सर्वप्रमुख थे। क्लियर? इतनी बात आप याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 में पूछा जा रहा है कि ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहां थी? तो अभी आपने पिछले प्रश्न में पढ़ा है कि वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था, इसलिए प्रश्न संख्या 19 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा।
अगला देखिए प्रश्न संख्या 20, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म उपयुक्त जोड़ी है। यहां पहला दिया है पार्श्वनाथ जंत्रिका, ये सही नहीं है। अगला देखिए, यहां पर आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प डी चेटक, और ये कहां के, लिच्छवी गणराज्य के। ये बिल्कुल सही सुमेलित है, यानी प्रश्न संख्या 20 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। आप सभी को पता है कि जो राजा चेटक हैं ये लिच्छवी गणराज्य के राजा थे, और इनकी पुत्री चेलना का जो विवाह है ये किसके साथ हुआ था, तो मगध के राजा बिंबिसार के साथ चेटक की पुत्री चेलना का विवाह हुआ था, और लिच्छवी वज्जी संघ के प्रधान वंशों में से एक था। क्लियर। अगला देखिए प्रश्न संख्या 21, पूछा जा रहा है कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है। याद रखिएगा यहां पर बौद्ध ग्रंथ में सूचना पूछी जा रही है 16 महाजनपदों की, तो आपका सही जवाब क्या होगा, यहां पर विकल्प डी सही हो जाएगा, अंगुत्तर निकाय में। ये जो अंगुत्तर निकाय है ये एक बौद्ध ग्रंथ है और इसमें 16 महाजनपदों का वर्णन है। प्रश्न संख्या 21 का डी विकल्प यहां पर आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा यदि हम 16 महाजनपदों की सूचना की बात करें जो कि बौद्ध ग्रंथ में है, यहां पर उनके नाम दिए गए हैं, जरा उनसे संबंधित कुछ तथ्य भी देख लीजिए। पहला दिया गया है अंग महाजनपद। याद रखिएगा ये जो अंग महाजनपद है इसकी राजधानी चंपा थी, और अगर बात की जाए अंग महाजनपद की वर्तमान स्थिति की तो ये वर्तमान में भागलपुर और मुंगेर के क्षेत्र में है, जो कि कहां पर है, बिहार राज्य में। अभी आज ही इसकी चर्चा पूर्व के प्रश्नों में हुई भी है। दूसरे स्थान पर आप देख रहे हैं कि मगध लिखा हुआ है। ये जो मगध महाजनपद था इसकी राजधानी गिरिव्रज या राजगृह थी, और पाटलिपुत्र भी इसकी राजधानी थी, जिसकी चर्चा भी आपने देखा है। और याद रखिएगा ये वर्तमान समय में पटना बिहार में है। तीसरे नंबर पे काशी महाजनपद के बारे में दिया गया है। ये जो काशी महाजनपद था इसकी राजधानी वाराणसी थी, और ये वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में जो वाराणसी डिस्ट्रिक्ट है इसके अगल बगल का क्षेत्र इसमें शामिल था। अगला नाम दिया गया है कौशल। ये जो कौशल महाजनपद है इसकी राजधानी श्रावस्ती या साकेत थी। याद रखिएगा आप ये जो अयोध्या मंडल देख रहे हैं इसी के क्षेत्र में ये कौशल महाजनपद था। अगला नाम आप देख रहे हैं वज्जी का। याद रखिएगा ये जो वज्जी महासंघ था, महाजनपद था, इसकी राजधानी कहां थी, वैशाली या विदेह। क्लियर है। और ये जो वज्जी महाजनपद था ये वर्तमान समय में आप देखेंगे तो बिहार राज्य में जो दरभंगा का मिथिला वाला इलाका है वहां पर है। यदि हम मल्ल महाजनपद की बात कर लें तो जो मल्ल महाजनपद है इसकी राजधानी पावा और कुशीनगर थी, ठीक है, या कुशीनारा। याद रखिएगा ये जो मल्ल महाजनपद है ये वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर और देवरिया के आसपास का इलाका आता है। अगला नाम दिया गया है चेदी महाजनपद का। ये जो चेदी महाजनपद है इसकी राजधानी कहां थी, सुक्तिमती। और इस वर्तमान इलाका देखेंगे तो जो बुंदेलखंड का इलाका है ये चेदी महाजनपद का इलाका था, इसकी राजधानी कहां थी, सुक्तिमती। अगला है वत्स महाजनपद। ये जो वत्स महाजनपद है इसकी राजधानी कहां थी, कौशाम्बी, अभी चर्चा हुई है, ये इलाहाबाद के बगल का इलाका है। अगला है कुरु महाजनपद। ये जो कुरु महाजनपद है इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। क्लियर है। और ये कहां पर, ये आप देख रहे हैं कि जो वर्तमान में दिल्ली, मेरठ और हरियाणा के कुछ क्षेत्र हैं इन इलाकों में कुरु महाजनपद था और इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ। अगला है पांचाल। पांचाल महाजनपद की राजधानी अहिच्छत्र और कांपिल्य, अभी इसकी चर्चा भी हुई है, और ये उत्तर प्रदेश के बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद के इलाकों में फैला था। अगला है मत्स्य महाजनपद। मत्स्य महाजनपद की भी आज चर्चा हुई है। ये कहां पर इसकी राजधानी, तो मत्स्य महाजनपद की जो राजधानी वो विराटनगर, और ये कहां पर था, राजस्थान राज्य में, और राजस्थान राज्य के किस क्षेत्र में, तो जयपुर के क्षेत्र में। अगला दिया गया सूरसेन। याद रखिएगा ये जो सूरसेन महाजनपद था इसकी राजधानी मथुरा थी। क्लियर, यानी मथुरा के इलाकों में। अगला दिया है अस्मक। याद रखिएगा ये जो अस्मक महाजनपद है इसकी राजधानी कहां थी, पोतन या पोटिल। क्लियर है। और ये कहां पर है, तो एक प्रश्न अस्मक से संबंधित पूछा जाता है कि ये गोदावरी के क्षेत्र में कौन सा महाजनपद था, तो ये जो अस्मक लिखा हुआ है यही गोदावरी के क्षेत्र में विस्तृत था। क्लियर है। और एक प्रश्न और पूछा जाता है कि ये जो अस्मक महाजनपद है ये पूछा जाता है कि दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद, ठीक है, या सबसे दक्षिणी महाजनपद कौन सा था, तो आपका जवाब होगा अस्मक। अब आ जाइए बात करते हैं अवंती की। ये जो अवंती महाजनपद है इसकी राजधानी कहां थी, उज्जैनी, और दक्षिणी की महिष्मती। क्लियर। और ये किस क्षेत्र में था, तो मध्य प्रदेश के मालवा के इलाके में, अभी चर्चा हुई है। गांधार महाजनपद की बात कर लें तो गांधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला, और ये पाकिस्तान के रावलपिंडी और पेशावर के इलाकों में विस्तृत था। अगला है और लास्ट है कंबोज। याद रखिएगा ये जो कंबोज महाजनपद था इसकी राजधानी हाटक या राजपुर थी, और ये दक्षिण पश्चिम
कश्मीर के इलाकों में ये विस्तृत था। क्लियर? तो इस प्रकार आपने 16 महाजनपद, उनकी राजधानी और उनकी वर्तमान स्थिति को देख लिया। यहां से लगातार प्रश्न बनते हैं, इसलिए यहां पर कोई भी तथ्य आपको छोड़ना नहीं है। अभी तो बात हो गई कि बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद की बात है। एक बात और याद रखिएगा, यदि यही प्रश्न पूछा जाता कि जैन ग्रंथ में किसमें 16 महाजनपद की चर्चा है, तब आपका जवाब होता भगवती सूत्र में। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 22 पूछा जा रहा है कि 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है किसमें, तब आपका सीधा जवाब होगा अंगुत्तर निकाय में। प्रश्न संख्या 22 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 देखिए इस प्रकार के प्रश्न कितने बार रिपीट हुए हैं। पूछा गया कि बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपद किसमें उल्लेखित है, तो अंगुत्तर निकाय में। प्रश्न संख्या 23 का ए विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 प्रश्न संख्या 24 में पूछा जा रहा है कि महाजनपद युग के 16 जनपदों के नाम बौद्ध साहित्य में प्रायः उल्लेखित मिलते हैं। निम्नलिखित में से किन जनपदों के नाम पाणिनि की अष्टाध्यायी में उल्लेखित है। देखिए अभी आपने पिछले एक प्रश्न में पढ़ा था कि बौद्ध काल में कुछ गणराज्यों के नाम थे जिसमें यौदेह का वर्णन नहीं था, लेकिन यौदेह गणतंत्र का जो वर्णन है वो पाणिनि में किया गया, पाणिनि की अष्टाध्यायी में किया गया। क्लियर? तो यहां पर भी देखिए कि किस किस महाजनपदों का उल्लेख पाणिनि की अष्टाध्यायी में मिलता है। तो यहां पर मगध का उल्लेख मिलता है, इसके साथ साथ अश्मक का भी उल्लेख मिलता है, कंबोज का भी उल्लेख मिलता है, लेकिन यहां पर चेदी और वत्स का उल्लेख नहीं मिलता है। क्लियर? तो यानी यहां पर प्रश्न संख्या 24 का जो आपका सही कूट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ए, बी और सी। क्लियर? तो यहां प्रश्न संख्या 24 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। आइए इसके एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट को एक्सप्लेन करते हैं। याद रखिएगा, पाणिनि संस्कृत भाषा के सबसे बड़े व्याकरण हुए। व्याकरण का मतलब क्या होता है, जिसको व्याकरण की जानकारी हो। इनका जन्म तत्कालीन उत्तर पश्चिम भारत के गांधार में हुआ था। इनके व्याकरण का जो नाम था वो क्या था, अष्टाध्यायी। और ये जो अष्टाध्यायी है इसमें 8 अध्याय थे और लगभग 4000 सूत्र हैं। यदि हम पाणिनि की अष्टाध्यायी की बात करें तो इसमें 22 जनपदों का उल्लेख है, जिसमें मगध, अश्मक, कंबोज, गांधार, सूरसेन आदि का उल्लेख मिलता है। क्लियर? तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही जवाब क्या हो गया कि इस प्रश्न में जो विकल्प में दिया गया था मगध, अश्मक और कंबोज का उल्लेख मिलता है। और अभी आपने देखा कि बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। क्लियर? तो इन सभी बातों को आप याद रखेंगे। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 में पूछा जा रहा है कि निम्न में से किन ग्रंथों में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। अब देखिए इस प्रश्न में आपसे बौद्ध और जैन धर्म के आधार पर प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है, यहां पर आपको संपूर्ण में प्रश्न पूछा जा रहा है कि किन किन ग्रंथों में 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। तो आपने ये जाना था कि अंगुत्तर निकाय जो कि बौद्ध ग्रंथ है इसमें भी जानकारी मिलती है, भगवती सूत्र जो कि जैन धर्म से संबंधित है इसमें भी 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। यानी यहां पर दूसरा और चौथा बिल्कुल सही है, दीघ निकाय में नहीं मिलती है, अर्थशास्त्र में नहीं। यहां पर एक नाम और याद रखिएगा, महावस्तु, यानी अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र और महावस्तु से 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। इस प्रकार यहां प्रश्न संख्या 25 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 26 पूछा जा रहा है कि महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित है। यह भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है। तो याद रखिएगा, महाभारत के अनुसार जो उत्तरी पांचाल की राजधानी थी वो कहां थी, अहिच्छत्र थी। यानी प्रश्न संख्या 26 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, उत्तरी पांचाल की राजधानी तो आपने अहिच्छत्र देख लिया, जो दक्षिणी पांचाल है इसकी राजधानी कहां पे, कांपिल्य। याद रखेंगे। इसी प्रकार हस्तिनापुर तथा इंद्रप्रस्थ कुरु की राजधानियां थी। अगर हम बात करें सूरसेन की तो इसकी राजधानी अभी आपने जाना था मथुरा थी। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 27 पूछा जा रहा है कि 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी। तो अभी हमने आपको सभी राजधानियों के बारे में बताया और बताया था कि जो सूरसेन था इसकी राजधानी मथुरा थी। यानी प्रश्न संख्या 27 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 28 पूछा जा रहा है कि चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी। और मैंने आपको बताया था कि अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। इस प्रकार प्रश्न संख्या 28 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, ये जो अंग महाजनपद है ये वर्तमान समय में उत्तरी बिहार के भागलपुर और मुंगेर जिलों में विस्तृत था और इसकी राजधानी कहां थी, चंपा थी। महाभारत और पुराणों में चंपा का जो प्राचीन नाम मिलता है वो क्या मिलता है, मालिनी। तो आप याद रखेंगे, आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि महाभारत और पुराणों में चंपा का प्राचीन नाम क्या था, तो मालिनी। और जो दीघ निकाय, इसके अनुसार इस नगर का जो निर्माण योजना है वो किसके द्वारा, महागोविंद के द्वारा की गई थी। यह प्रश्न पूछा जा चुका है। क्लियर है? तो आप याद रखेंगे
कि महागोविंद ने ये इसकी नगर योजना बनाई थी, यानी ये इसके वास्तुकार थे। और इसका विवरण कहां से मिलता है? दीघनिकाय से। अगला देखिए प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29 में पूछा जा रहा है कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती की राजधानी थी। तो याद रखिएगा, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती राजधानी थी किसकी? चेदी की। यानी प्रश्न संख्या 29 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, ये जो चेदी महाजनपद था, ये वर्तमान समय में बुंदेलखंड के पूर्वी और सीमावर्ती भागों में स्थित था। और चेदी महाजनपद की राजधानी कहां थी? सुत्थिवती। ठीक है, तो ये भी बात आप याद रखेंगे। और दूसरी बात जो कि अभी प्रश्न में पूछा है, और इसकी पहचान महाभारत में अगर बात करें तो सुक्तिमती के रूप में होती। यानी आप याद रखेंगे कि चेदी महाजनपद की जो राजधानी थी वो सुत्थिवती, और महाभारत में इसका उल्लेख किस नाम से होता है? सुक्तिमती के रूप में। अगला देखिए प्रश्न संख्या 30। पूछा जा रहा है कि गोदावरी नदी के तट पर कौन सा महाजनपद स्थित था? देखिए, जब मैं अभी महाजनपद, उसकी राजधानी और उसकी वर्तमान स्थिति की चर्चा कर रहा था, तो मैंने आपसे ये चर्चा की थी कि यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि गोदावरी नदी के तट पर कौन सा महाजनपद है। तो आपका सीधा जवाब होगा अश्मक। यानी प्रश्न संख्या 30 का सी विकल्प आपका यहां पर आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, मैंने यह भी कहा था कि यह भी प्रश्न पूछा गया कि सबसे दक्षिणी महाजनपद कौन था, तब भी आपका जवाब क्या होगा? अश्मक। क्लियर है? याद रखिएगा, ये जो अश्मक है ये नर्मदा और गोदावरी नदियों के मध्य स्थित है, और इसकी राजधानी कहां पर? पैठन। इसको पोतन कहते हैं या पोटिल भी कहते हैं। ठीक है, और जो इसका प्राचीन नाम था वो था प्रतिष्ठान। ठीक है, तो याद रखेंगे पैठन या पोतन ये किसकी राजधानी थी? तो याद रखिएगा अश्मक की। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 31। पूछा जा रहा है कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में मत्स्य महाजनपद स्थित था। देखिए, इस प्रश्न की चर्चा कई बार हो चुकी है। अब ये प्रश्न आपका इस तरह का कभी गलत भी नहीं होगा, और कभी आप इस तरह के प्रश्नों को लेकर चिंतित भी नहीं होंगे। आपका सीधा जवाब हो जाएगा कि जो मत्स्य महाजनपद था ये राजस्थान में था। और आप कहेंगे कि जरा ठहरिए, अगर आप क्षेत्र भी पूछना चाहते हैं तो वो भी मैं बता दूंगा कि ये जयपुर के क्षेत्र में। और आप कहेंगे थोड़ा और ठहरिए, इसकी राजधानी भी सुनते जाइए कि विराटनगर थी। क्लियर है? तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल बिल्डअप होगा। यानी यहां पर आपका विकल्प बी सही हो जाएगा प्रश्न संख्या 31 का, कि मत्स्य महाजनपद की राजधानी राजस्थान में थी। क्लियर है? अगला देखिए, अगला है प्रश्न संख्या 32। पूछा जा रहा है कि मगध की राजधानी कौन सी थी? तो याद रखिएगा, मगध की राजधानी गिरिब्रिज या राजगिरी थी। यानी यहां पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। मगध पे अभी डिटेल चर्चा भी हुई थी। यदि हम मगध की बात करें और पुराणों के आधार बनाएं, तो पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला जो पहला राजवंश था वो कौन था? बृहद्रथ वंश। और इस वंश का पहला राजा बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था, जिसने गिरिब्रिज अर्थात राजगृह को अपनी राजधानी बनाई थी। किसके अनुसार बात हो रही है? पुराणों के अनुसार। यदि हम बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बात कर लें, तो बौद्ध ग्रंथ के अनुसार मगध का जो प्रथम प्रतापी शासक था वो कौन था? बिंबिसार था। और बिंबिसार किस वंश का था? तो ये हर्यक वंश का था। अब इसकी डिटेल चर्चा हुई है, और इसकी मृत्यु 492 ईसा पूर्व में हुई थी। इसके बाद आपने जाना था कि अजातशत्रु मगध का शासक बना था, इसकी भी चर्चा हुई थी। उदयन की भी चर्चा हुई थी, और आगे लिखा भी है कि अजातशत्रु का पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 33। पूछा जा रहा कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो याद रखिएगा, मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह या गिरिब्रिज थी। यानी प्रश्न संख्या 33 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 34। प्रश्न संख्या 34 में पूछा जा रहा है कि प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी थी। तो आप सभी को पता है कि जो मगध की प्रथम राजधानी थी वो थी गिरिब्रिज या राजगृह, जो विकल्प में नहीं है। यानी यहां प्रश्न संख्या 34 का ई विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 35। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं थी? यहां पर पहली बात नहीं हो रही है, पूछा जा रहा है कि कौन मगध साम्राज्य की राजधानी ही नहीं रही। तो यहां पर आपको देखिए गिरिब्रिज, राजगृह और पाटलिपुत्र इसकी बात हुई है। आपको पता है कि गिरिब्रिज या राजगृह ये मगध की पहली राजधानी थी, और उदयन के समय में राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित हो गई थी राजधानी। यानी यहां पर आपका विकल्प क्या सही हो जाएगा? डी विकल्प, ये कौशाम्बी इसमें शामिल नहीं है। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 36। प्रश्न संख्या 36 में पूछा जा रहा है कि श्रावस्ती नगर विन्यास किस आकृति का है? तो याद रखिएगा, ये जो प्राचीन श्रावस्ती नगर है इसका जो नगर विन्यास है उसकी आकृति अर्धचंद्राकार है। यानी प्रश्न संख्या 36 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यहां पर एक बात और याद रखिएगा, अगर हम बात करें प्राचीन श्रावस्ती की पहचान की, तो इसकी पहचान अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 ईस्वी में की थी, और ये उत्तर प्रदेश के गोंडा के निकट सहेत महेत जो वर्तमान में श्रावस्ती है इस स्थान पर यह था। याद रखिएगा,
प्राचीन श्रावस्ती नगर जो है इसका विन्यास कैसा था? अर्धचंद्राकार था। अगला है प्रश्न संख्या 37। प्रश्न संख्या 37 में पूछा जा रहा है कि मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं की इसी कारणवश उसके पुत्र के द्वारा हत्या की गई थी। यानी आपसे यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि मगध का वो कौन सा प्रारंभिक शासक था जिसने अपने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और उसके पुत्र ने भी अपने राज्यारोहण के लिए इस शासक की हत्या कर दी थी। तो आपका सही जवाब क्या होगा? यहां पर विकल्प बी सही हो जाएगा, अजातशत्रु। क्लियर है? प्रश्न संख्या 37 का बी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। याद रखिएगा, जो मगध का शासक अजातशत्रु था, जो कि हर्यक वंश का था, इसने अपने पिता हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या की और गद्दी पर बैठ गया। और ये जो अजातशत्रु है, इसकी हत्या इसके पुत्र उदयन ने कर दी। क्लियर? और वो अजातशत्रु की हत्या करके उदयन शासक बन गया था। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 38। पूछा जा रहा है कि अजातशत्रु किस वंश का शासक था। तो अब आप क्लियर कर चुके हैं कि बिंबिसार, बिंबिसार के बाद अजातशत्रु और अजातशत्रु के बाद उदयन। क्लियर? यानी यहां पर आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि प्रश्न संख्या 39 में राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी है, सेम प्रश्न है, तो आपका सही जवाब क्या होगा? यहां पर अजातशत्रु हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 40। पूछा जा रहा है कि किसने मगध साम्राज्य में वज्जीगढ़ संघ को हराकर आत्मसात किया था। यानी पूछ रहा है कि किसने मगध साम्राज्य में वज्जीगढ़ संघ को शामिल किया था। तो यहां पर आपका सही जवाब होगा विकल्प डी, अजातशत्रु के द्वारा। क्लियर? यानी प्रश्न संख्या 40 का डी विकल्प आपका यहां पर आंसर हो जाएगा। अजातशत्रु और उससे संबंधित कई बार चर्चाएं हो गई हैं। अगला देखिए प्रश्न संख्या 41। पूछा जा रहा है कि मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हुआ था। तो याद रखिएगा, जो मालवा के क्षेत्र में मगध की सत्ता का विस्तार था वो शिशुनाग के शासनकाल में हुआ था। तो दोनों बातें याद रखेंगे कि मगध के साम्राज्य में वज्जीगढ़ संघ को हराकर आत्मसात करने वाला अजातशत्रु था और मालवा क्षेत्र पर जो मगध की सत्ता का विस्तार था वो शिशुनाग के शासनकाल में हुआ था। इसलिए यहां प्रश्न संख्या 41 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था। अभी चर्चा हुई थी कि जो महापदम नंद था इसने नंद वंश की स्थापना की थी। क्लियर? तो इस प्रकार यहां पर प्रश्न संख्या 42 का ए विकल्प आपका सही हो जाएगा कि नंद वंश का संस्थापक महापदम नंद था। यहां पर एक बात और आप याद रखेंगे कि जो मगध में नंद वंश की स्थापना थी वो महापदम नंद ने शिशुनाग वंश के अंत के साथ की थी। और यदि हम बात कर लें नंद वंश के संस्थापक महापदम नंद की, तो इनको महापदम नंद के अलावा उग्रसेन के नाम से भी जाना जाता है। यहां पर एक बात और आप याद रखेंगे कि अगर हम पुराणों में बात करें महापदम नंद की, तो पुराणों में इन्हें सर्व छत्रांतक और अपरोह परशुराम के रूप में जाना जाता है। किसको? महापदम नंद को। अगला देखिए प्रश्न संख्या 43। पूछा जा रहा है कि मगध का कौन सा सम्राट अपरोह परशुराम के नाम से जाना जाता है। तो आपका सही जवाब क्या होगा? यहां पर विकल्प डी सही हो जाएगा, महापदम नंद, जो कि नंद वंश के संस्थापक थे। प्रश्न संख्या 43 का डी विकल्प यहां पर आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44 देखिए, पूछा जा रहा है कि वाराणसी को निम्नलिखित में से किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाई थी। क्लियर? तो देखिए ये प्रश्न जो है यहां पर डिस्प्यूटेड हो जाएगा। अब ये क्यों डिस्प्यूटेड हो रहा है? क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इसका आंसर दिया था शिशुनाग। और अगर हम शिशुनाग वंश की बात कर रहे हैं तो शिशुनाग वंश ने, शिशुनाग जिसका संस्थापक था, उसने अपनी दूसरी राजधानी वैशाली में बनाई थी। क्लियर? तो इस प्रकार यह प्रश्न यहां पर डिस्प्यूटेड हो गया था। आइए इसके एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट को देख लेते हैं। अगर हम बात करें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की, तो जो वाराणसी है ये काशी महाजनपद की राजधानी थी और इसे हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार के शासनकाल में कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोशला के साथ विवाह करके दहेज के रूप में प्राप्त किया था। क्लियर है? एक बार और क्लियर कर लेते हैं। ये जो वाराणसी है ये काशी महाजनपद की राजधानी थी और इसे हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन, जिसका नाम था महाकोशला, उसके साथ विवाह कर लिया था और दहेज के रूप में इसको ले लिया। इसी प्रकार अगर हम बात कर लें अजातशत्रु के समय में, तो इसने, प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह अजातशत्रु के साथ कर लिया। यानी आप यहां पर देख रहे हैं कि जो कौशल का राजा प्रसेनजीत था, इसने अपनी बहन महाकोशला का विवाह कर दिया बिंबिसार के साथ, और इसी प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह किसके साथ कर दिया? अजातशत्रु के साथ किया और काशी के ऊपर उसका अधिकार स्वीकार कर लिया था। क्लियर? और शिशुनाग ने जब गिरिब्रिज को अपनी राजधानी बनाई, तो जो शिशुनाग की दूसरी राजधानी थी वो कहां बनाई? वैशाली बनाई। क्लियर? तो इस प्रकार जो कहा जा रहा था कि दूसरी राजधानी
वाराणसी किसने बनाई, तो वो शिशुनाग नहीं हो सकता है। याद रखिएगा, शिशुनाग ने अपने पुत्र को वाराणसी का उप राजा नियुक्त किया था। क्लियर है? तो इस प्रकार यहां पर इन विकल्पों से स्पष्ट नहीं हो रहा है कि वाराणसी को अपनी दूसरी राजधानी किसने बनाया था। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 45 पूछा जा रहा है कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। तो अभी इसकी चर्चा हुई थी कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, घननंद, जिसकी हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। इस प्रकार यहां पर प्रश्न संख्या 45 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा कि नंद वंश के पश्चात मगध पर मौर्य वंश ने शासन किया था। अगला देखिए, देखिए मगध के बारे में कई सारी चर्चाएं हो चुकी हैं। क्लियर है? यहां पर बातों को बार बार रिपीट नहीं किया जाएगा। यहां पर देखिए मैं उल्लेख कर दे रहा था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से घननंद की हत्या की और नंद वंश का समापन हुआ और उसकी जगह पर मौर्य वंश ने मगध पर शासन प्रारंभ किया और उसके उपरांत शुंग, कण्व और गुप्त वंश ने यहां पर शासन किया था। क्लियर? तो एक पूरी सीरीज को आप याद रखेंगे। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 46। प्रश्न संख्या 46 में पूछा जा रहा है कि राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखी प्रमाण है, तो कौन सा है? तो याद रखिएगा, राजा नंद का उल्लेख करने वाला जो अभिलेखी प्रमाण है वो है खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। इस पर चर्चा अभी पूर्व में भी हुई है। प्रश्न संख्या 46 का यहां पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, कलिंग की चेदी वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? खारवेल था। क्लियर है? और इसके विषय में जानकारी का जो मुख्य स्रोत है वो इसका कौन सा अभिलेख है? हाथी गुम्फा अभिलेख है। यदि हम नंद वंश के शासक की बात करें तो नंद वंश के शासक महापद्म नंद के द्वारा कलिंग में नहर खुदवाई गई थी। इसका उल्लेख भी हाथी गुम्फा अभिलेख में है। जो प्रश्न आपसे उस समय पूछा गया था कि नंद वंश के जो शासक ने नहर खुदवाई थी इसका उल्लेख कहां पर था, तो कलिंग के राजा खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से। क्लियर है? और एक बात और याद रखिएगा, यह नहरों की जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेखी साक्ष्य भी है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 47 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित मगध राजवंशों को कालानुक्रम के आधार पर व्यवस्थित करिए। देखिए, इतना उसको कोरिलेट किया जाता है केवल इसलिए कि जैसे जैसे आप प्रश्नों को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ें और नए प्रश्न आपको मिले, नए फॉर्मेट के प्रश्न बने मिले, तो आप उनको कोरिलेट कर पाए। अब जैसे ये प्रश्न है, छत्तीसगढ़ पीसीएस प्रीलिम्स में पूछा गया प्रश्न है, क्या आप इस प्रश्न का आंसर नहीं कर सकते? कर सकते हैं। आज के ही पढ़े हुए तथ्यों के आधार पर आप इसका प्रश्न का आंसर इजीली कर सकते हैं। आपने ये जाना था कि जो मगध राजवंश था उस पर हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, उसके बाद मौर्य वंश, उसके बाद शुंग वंश, फिर कण्व वंश और फिर गुप्त वंश के शासकों ने इस पर शासन किया था। क्लियर है? तो इसी कालानुक्रम के आधार पर अब आप इस प्रश्न का आंसर कर दीजिए। तो इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले हर्यक वंश आ जाएगा यानी 4 आएगा, उसके बाद नंद वंश यानी पहला आएगा, उसके बाद तीसरे पे मौर्य वंश आ जाएगा, उसके बाद शुंग वंश आएगा यानी दूसरा, यानी जो सही कूट बन रहा है वो क्या बन रहा है? 4 1 3 2 का। इस प्रकार प्रश्न संख्या 47 का यहां पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 48 पूछा जा रहा है कि गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? तो देखिए, अब इसकी चर्चा भी हुई थी कि बिंबिसार का राजवैद्य था जीवक और इसने अवंती के राजा चंड प्रद्योत के राज्य में उनके रोग के उपचार के लिए इसको भेजा भी गया था। और एक बात और याद रखिएगा, यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प ए, बिंबिसार। ठीक है? एक बात और याद रखिएगा कि बिंबिसार के संदर्भ में एक बात और पूछी गई है कि श्रेणिक के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखिएगा, श्रेणिक के नाम से बिंबिसार को जाना जाता है। यह भी प्रश्न आपसे पूछा गया है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 49 कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। पहले स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि विश्व के सभी भागों में ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी का एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का समय था उस समय विश्व के सभी भागों में धार्मिक उथल पुथल का काल था। यह स्टेटमेंट ए स्टेटमेंट सही है। बी स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था उस समय, यानी ये भी यहां पर सही है। यानी यहां पर ए और बी दोनों स्टेटमेंट यहां पर सही है, इसलिए प्रश्न संख्या 49 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है। अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट को देख लें तो संक्षिप्त में आपको बस इतना ही समझना है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो उत्तर भारत का मध्य गंगा घाटी का क्षेत्र था, इसमें अनेक धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, जिसमें आपने बौद्ध धर्म को भी देखा था, जैन धर्म को भी देखा था। यदि हम वैश्विक परिदृश्य की बात कर लें तो वैश्विक परिदृश्य में चीन, ईरान और यूनान में
पुरातन मान्यताओं को चुनौती देने वाले कन्फ्यूशियस, जरथ्यूस्ट और पाइथागोरस ये भी शामिल थे। क्लियर है? तो याद रखेंगे, चीन में कौन था? कन्फ्यूशियस। ईरान में कौन था? जरथ्यूस्ट। और यूनान में कौन था? पाइथागोरस। और याद रखिएगा, उस समय वैदिक धर्म इतना जटिल हो चुका था, मंत्रों की शुद्धता पर, यज्ञों पर बहुत जोर देना, अनेक प्रकार के कर्मकांड थे, पशु बलि की व्यवस्थाएं थी, विभिन्न कर्मकांडों में लोगों के प्रवेश पर रोक थी। इस प्रकार की जटिलताओं के बीच इन धर्मों ने वहां पर अपना स्थान बनाया 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। क्लियर? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 50। पूछा जा रहा है कि काल्पी नगर किस नदी के तट पर स्थित? तो याद रखिएगा, ये जो काल्पी नगर है ये यमुना नदी के तट पर स्थित है, यानी प्रश्न संख्या 50 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, ये जो काल्पी नगर है ये उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में स्थित एक नगर है और ये यमुना नदी के तट पर स्थित है। याद रखिएगा, प्राचीन काल में यह कालप्रिया के नाम से प्रसिद्ध था। क्लियर है? तो ये भी बात आप याद रखेंगे कि जो काल्पी वर्तमान में जालौन जिले में है, ये प्राचीन काल में कालप्रिया के नाम से प्रसिद्ध था। और याद रखिएगा, समय के साथ साथ संक्षिप्त होकर इसका नाम क्या पड़ गया? काल्पी। और ये 4ठी सदी में राजा वासुदेव के द्वारा इसे बसाया गया था। एक प्रश्न और आपसे पूछा गया था कि कौशाम्बी किस नदी के तट पर है? तो याद रखिएगा, ये भी यमुना नदी के तट पर है। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है। अगला है प्रश्न संख्या 51। यहां पर आपको सूची को सुमेलित करना है। एक तरफ उत्तर प्रदेश के प्राचीन जनपद के नाम है और दूसरी तरफ उनकी राजधानी दी गई है। विकल्प ए में लिखा हुआ है कुरु। याद रखिएगा, कुरु को आप कोरिलेट करेंगे इंद्रप्रस्थ से, यानी यहां पर ए को आप चौथे के साथ कोरिलेट करेंगे। यदि हम विकल्प बी में पांचाल की बात करें तो पांचाल को आप किसके साथ कोरिलेट करेंगे? अहिष्छत्र के साथ, यानी यहां पर बी को आप तीसरे के साथ कोरिलेट करेंगे। यदि हम बात करें कौशल की तो कौशल को आप सुमेलित करेंगे साकेत के साथ, यानी सी को पहले के साथ। और वत्स महाजनपद की बात करें तो इसको आप कौशाम्बी के साथ कोरिलेट करेंगे, यानी डी को आप दूसरे के साथ। तो जो सही कूट बनेगा वो बनेगा 4 3 1 2 का। और 4 3 1 2 के आधार पर प्रश्न संख्या 51 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 52। प्रश्न संख्या 52 में कहा जा रहा है कि यहां पर भी आपको सूची दी गई है और महाजनपद के नाम है और उनकी राजधानी है। अब आप इसको कोरिलेट करिए। पहला दिया गया मत्स्य महाजनपद। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर, यानी ए को आप तीसरे के साथ कोरिलेट करेंगे। कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ, यानी आप बी को चौथे के साथ कोरिलेट करेंगे। सूरसेन की राजधानी मथुरा, यानी सी को आप पहले के साथ कोरिलेट करेंगे। और अश्मक की राजधानी पोतन, यानी आप डी को दूसरे के साथ कोरिलेट करेंगे। और आपका जो सही कूट बनेगा वो बनेगा 3 4 1 2 का। और 3 4 1 2 के आधार पर यहां पर आपका सी विकल्प आंसर हो जाएगा। यहां पर एक बात और मैं कोरिलेट करना चाहता हूं। एक तथ्य दिमाग में आ गया, गांधार की राजधानी। देखिए, गांधार की राजधानी आपने उस समय तक्षशिला पढ़ी थी। एक प्रश्न आपसे यह पूछा गया था कि गांधार की प्राचीन राजधानी कहां थी? तो याद रखिएगा, गांधार की जो राजधानी तक्षशिला थी, इसकी प्राचीन राजधानी पुष्कलावती थी। क्या थी? पुष्कलावती। तो ये भी फैक्ट आप यहां पर याद रखेंगे कि पुष्कलावती जो थी ये प्राचीन राजधानी थी किसकी? गांधार की। क्लियर? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 53। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? पहला दिया है कंबोज और लिखा है राजपुर या हाटक, ये बिल्कुल सही है। अश्मक, पोतन या पोटिल, ये भी सही है। सूरसेन, सूरसेन की राजधानी कौशाम्बी नहीं, कौशाम्बी किसकी थी? वत्स की थी। इसलिए यहां पर सी विकल्प आपका सही हो जाएगा, ये सही सुमेलित नहीं है। और सूरसेन की राजधानी कहां थी? मथुरा। अभी आपने यहां देखिए पढ़ा भी है। अगला है कौशल की राजधानी श्रावस्ती, ये सही है। श्रावस्ती के साथ साथ साकेत भी, यानी यहां पर प्रश्न संख्या 53 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। ये यहां पर गलत युग्म है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 54। यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा गया। पूछा जा रहा है कि वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के जो प्राचीनतम 16 महाजनपद थे उसमें कुल कितने महाजनपद स्थित थे? तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद थे, यानी यहां पर आपका सी विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ये आरओ के प्रीलिम्स 2021 में पूछा गया प्रश्न था। और उत्तर प्रदेश में कौन कौन से महाजनपद थे ये आप देख लीजिए। यहां पर सबसे पहला नाम दिया गया है कुरु का। क्लियर है? ये कुरु कहां पर? उत्तर प्रदेश में था। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ। दूसरा है पांचाल। पांचाल की राजधानी कहां पर थी? तो अहिष्छत्र या कांपिल्य। काशी की राजधानी तो ये वाराणसी। कौशल की राजधानी कहां थी? तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती या साकेत, अभी चर्चा हुई है। सूरसेन की राजधानी मथुरा, उत्तर प्रदेश में था। ये चेदी की बात करें तो चेदी की राजधानी कहां पर थी? तो आपका सही जवाब होगा सुक्तिमती। वत्स की राजधानी कौशाम्बी, अभी चर्चा हुई है कई बार। मल्ल की राजधानी कहां थी? तो पावापुरी या कुशीनारा या कुशीनगर। ठीक है, तो इस पे भी चर्चा हुई है। तो ये सभी कहां पर थे? ये 8 जो महाजनपद हैं ये उत्तर प्रदेश में स्थित थे। और इन 16 महाजनपदों की राजधानी, 16 महाजनपदों का जो
प्रमाण है वो कहां से मिला? तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म का जो ग्रंथ है भगवती सूत्र वहां से भी प्राप्त हुआ है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 55। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में असत्य है? क्लियर है? यहां पर देखिए पहला दिया गया है कि श्रेणी व्यापारियों और कारीगरों का संगठन थी, ये बिल्कुल सही है। क्लियर? यानी ये व्यापार संघ से संबंधित है। दूसरा है कि उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमत संबंधी श्रेणी के द्वारा निर्धारित की जाती थी, ये भी सही है। अगला कह रहा है कि श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण पर नियंत्रण रखा करती थी, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है कि श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में प्रचलित थी, ये स्टेटमेंट गलत है। देखिए मात्र, केवल, या सभी इस तरह के जो शब्द लग जाते हैं तो वो स्टेटमेंट अधिकतर गलत हो जाते हैं। क्लियर है? तो यहां पर देखिए डी स्टेटमेंट यहां पर आपका असत्य है, क्योंकि आप सभी को पता है कि ये उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में भी श्रेणियां प्रचलित थी। ठीक है, इसलिए प्रश्न संख्या 55 का यहां पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा, ये असत्य है। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, श्रेणी से संबंधित एक प्रश्न और आपसे पूछा गया था कि श्रेणी के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा श्रेणी के अध्यक्ष को श्रेष्ठिन कहा जाता है। क्लियर है? और अभी आपने स्टेटमेंट में देखा कि शिल्प और व्यवसाय करने वाले समूह को श्रेणी कहा जाता था। इसका उद्भव जो है ये उत्तर वैदिक काल में उद्योग धंधों का जो स्थानीकरण था इसके साथ हुआ, और श्रेणियां देश के व्यापार और वाणिज्यिक संचालन, वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमत का निर्धारण और साथ ही साथ अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण करती थी, और साथ ही साथ ये उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में भी प्रचलित थी। इस प्रकार आपने यहाँ पर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो राजनीतिक दशा थी उससे संबंधित जितने भी पॉसिबल प्रश्न थे उनको यहां पर कवर किया। अगली क्लास में यूनानी आक्रमण और उसके बाद क्रमशः जो अन्य महत्वपूर्ण पार्ट हैं प्राचीन इतिहास के उनको कंप्लीट कराते हुए जल्द से जल्द प्राचीन इतिहास को कंप्लीट कराया जाएगा। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।